नाउ लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. रिमेंबर ऑलवेज, अगर रिंग में आ रहा है तो कार्बन नंबर ज़्यादा है 11 से, तो विच वन इज स्टेबल? ट्रांस. कम है तो सिस. ठीक है, तो ये याद रखना. इन रिंग, रिंग के अंदर ये कार्बन जो काउंट किए जा रहे हैं, किस में किए जा रहे हैं? रिंग के अंदर काउंट. नाउ बैक टू आवर टॉपिक, एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था. एरोमेटिक हमने मोनोसाइक्लिक में देख लिया था, एंटी एरोमेटिक निकालना सीख लिया था, इतनी सारी बातें हो गई थी आपकी. अब हेडिंग डालते हैं पॉलीसाइक्लिक में कैसे देखते हो. पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड. एक सिंपल सा फंडा बताया था. अच्छा एक बात बताओ, हकल रूल फॉलो करेगा नहीं करेगा पॉलीसाइक्लिक पे? हकल रूल इज ओनली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक, बट एरोमेटिसिटी तो बतानी पड़ेगी. तो हक्कल रूल यहाँ पर भी फॉलो, ऑल दो क्वेश्चन आया था हम बोलेंगे नहीं करेगा, लेकिन एरोमेटिसिटी कैसे बताएंगे वो याद रखना. तो हक्कल रूल जो होता है, हक्कल रूल इज वैलिड. ठीक है, वैलिड है इसमें. कब? जब हम पैरामीटर पे देखें, सर्कमफ्रेंस पे देखें तो. ठीक है, व्हेन पैरामीटर ऑफ कंप्लीट रिंग इज कंसिडर्ड. ठीक है, तो ये बात याद रखना. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, अब बता दो फटाफट से क्या होने वाला है इसका. थोड़ा सा फास्ट अप करना, साथ ही साथ लिखना, जल्दी हो जाएगा. आज ख़त्म करेंगे तो चाहे टाइम कितना लग जाए. डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, डबल. यस बेटा, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है. पहले तो देखते हैं हम लोग क्या. अगर आप ऐसे देखोगे ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जा रहा है सब जगह पे, कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर ये बीच में डालेगा, तो हमें अंदर नहीं घुसना. हमें कहाँ देखना है? मतलब ये जो एटम है, चाहे या बॉन्ड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमें इस चीज़ को काउंट नहीं करना, नॉट कंसिडर्ड इन एरोमेटिसिटी. हमें क्या देखना है? सिर्फ बाहर बाहर देखना है, पैरीमीटर पे जाना बस. और पैरीमीटर निकालोगे तो कैसे दिखेगा आपको? ये मोनोसाइक्लिक दिखेगा. अगर इसका पैरामीटर निकालते हो तो जरा चेक करके देख लो आप, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी आपकी. बॉन्ड लगा दो, डबल सिंगल डबल, और ये सिचुएशन कुछ ऐसे दिखाई देगी. तो ये रिंग कैसे दिखी है आपको? मोनोसाइक्लिक. तो हक्कल रूल फॉलो होगा. और काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है. तो कितने? 14/2, 14/4. तो कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया. इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. तो पॉलीसाइक्लिक रिंग में क्या देखना है आपको? सर्कमफ्रेंस. इसी तरह से जैसे कि हमने बात की थी नैफ्थलीन की, एंथ्रासीन की, ये सारी चीज़ें की, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. तो इसका कोई मतलब नहीं है. तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक दिस. ये कैसा हो गया? एरोमेटिक. वंस अगेन. ठीक है, तो ये क्या है? नैफ्थलीन है. तो उनके अंदर भी हम इसी तरह से बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. समझ में आ गया पॉलीसाइक्लिक में? तो पॉलीसाइक्लिक में क्या देखते हैं? हक्कल रूल वैलिड नहीं होता, लेकिन वैलिड सिर्फ पेरिफेरी पर होगा जब उसको मोनोसाइक्लिक में कन्वर्ट कर लिया जाए. तो कंसेप्ट क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आती है बात क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड? नाम सुना है? जिसको हम एजोलीन कहते हैं. रब करें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, इसका दूसरा नाम होता है एजोलीन्स. जानते हो क्या होता है?
पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नाम में ही एरोमेटिक है तो एरोमेटिक हैं सारे के सारे। एरोमेटिक कंपाउंड दैट हैव चार्ज, ठीक है, दैट हैज चार्ज थ्रू आउट द रिंग, ठीक है। तो पहले डिफाइन कर लो, एरोमेटिक कंपाउंड दैट हैव चार्ज ऑन ईच एटम इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, इन कॉन्जुगेशन इन मोनोसाइक्लिक, ये बात हो रही किसकी, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की। अब मोनोसाइक्लिक आ गया तो पॉलीसाइक्लिक अगर आते हैं तो उसमें हम सिर्फ पेरिफेरी को कंसिडर करेंगे, जहां पॉलीसाइक्लिक आ गया तो सिर्फ पेरिफेरी कंसिडरेशन में लाएंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। एग्जांपल देता हूं, बताना क्या ये क्वासी एरोमेटिक है या नहीं, कैसे। हर एक एटम, देखो डेफिनेशन का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड तो है, ये बात समझ में आ गई। क्वासी एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक है सारे के सारे, पहली बात तो ये। हर एक एटम पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, उन पे चार्ज होना नेसेसरी है। क्या सब पे चार्ज है बेटा? ये क्या है? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कोई, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तो हाइपोथेटिकल मानते हैं। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सिर्फ उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड जब इसका बनाएंगे तो बेटा आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक एटम पे चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, जिसका मतलब क्वासी एरोमेटिक हुआ। बात आई समझ में? इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज बोली जाएगी, डेल 3 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू +1, 3 डेल पॉजिटिव इज इक्वल्स टू +1 चार्ज। बोला जा सकता है नहीं? हाँ जी, क्योंकि 3 पे शिफ्ट किया ना इसने। इसकी बात करो, क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? क्यों? पहली बात, sp2 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 सारे के सारे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहे हैं। अगर इसको एक बार डबल बॉन्ड मान लो तो स्ट्रिक के थ्रू। सेकेंड थिंग, sp2 भी हो रहा है, प्लेनर भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? पता कर लो। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 6 है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो 6/4 एरोमेटिक है। तो क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि ये जैसे यहाँ शिफ्ट करेगा ये आगे खिसक गया, नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर पे आ गया, तो मतलब हर एक पे गया। तो इसको मैं सीधा हाइब्रिड ऐसे बोल सकता हूँ, -2 कंप्लीट पे, रिंग के अंदर -2 सर्कुलेट किया, बोला जा सकता है। उसी तरह से ये भी एरोमेटिक है, इसको ऐसे बोला जा सकता है। आप हाइब्रिड बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं तो हाइब्रिड बना नहीं रहा हूं, इसके कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, है। तो क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है कि हर एक एटम पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, उन पे क्या हो? चार्ज हो। दैट इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक। क्लियर हुआ? नोट डाउन। Now tell me about this thing. ये ऐसे कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम इससे ये बना सकते हो? मैंने इस बार ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया। अब इसको फ्रेम करो कि ये क्या रहा होगा उल्टा। तो यहाँ तो तुम हाइब्रिड बना दिए, तो अब इस चार्ज को देखते हुए तुम यहाँ पे एनालाइज करो कि कैसा रहा होगा। एक ही चीज़ पता है हमें कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और एरोमेटिक होना चाहिए। तो पहले तो स्केलेटन बना लो आप लोग। अब सिर्फ पेरिफेरी पे बात होगी, ये बात तो समझ में आ गई तुम्हें? सिर्फ पेरिफेरी पे बात करेंगे क्योंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। एरोमेटिक है
ये इसने क्लियर कर दिया क्योंकि क्वासी एरोमेटिक बोल दिया इसने। तो अब कैसे चार्ज को लाएं, सोचो जरा देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज अगर यहां लाते हैं तो पॉजिटिव मतलब डबल बॉन्ड सिंगल, 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 डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहाँ लाता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ना नहीं हो पाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल द नेगेटिव डबल बॉन्ड। देखो जरा हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 10, तो 10/4 एरोमेटिक हो गया। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर ये बना होगा डेफिनेटली। तुम कहीं पर भी रख के देखने की कोशिश करो, एरोमेटिक बनाना है। तो क्वासी एरोमेटिक में कोई डाउट आई? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, नोट डाउन दिस फर्स्ट। डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। अब एक नोट डाल के एक बात लिखेंगे, इन मोनोसाइक्लिक रिंग, किसी भी मोनोसाइक्लिक रिंग में अगर एटम्स की संख्या इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 है, तो अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, इफ कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक देन इट कन्वर्ट टू नॉन एरोमेटिक। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है ना, आना आ ना, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर एटम मोर देन 7 है या 7 के बराबर है, तो वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं, तो आई थिंक रीज़न क्लियर हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक आर लेस स्टेबल एंड देयरफॉर वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक बनने की कोशिश करते हैं, और नॉन एरोमेटिक हमेशा एरोमेटिक बनने की कोशिश करेंगे फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, कंसेप्ट्स उल्टे हो जाएंगे आपके। जैसे कि आपको बोल दिया जाए ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बताओ एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, या क्या है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी तरह से। एक ये है, ठीक है, कि ये मान लो। तो इन तीनों में बताओ ये एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक हैं कि नॉन एरोमेटिक हैं, किस तरह के कंपाउंड है। पहले इसकी बात करते हैं, कैसे हुए। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन तो हर जगह हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें जरा, तो 8 हो रहे हैं, 8/4, 8/4 हो गया तो डिविजिबल हो गया, डिविजिबल हो गया तो एंटी एरोमेटिक हो गया। पहली बात तो ये निकली। आप रूल के अकॉर्डिंग भी ये बात करते हो। यहाँ देखते हैं कि इनमें ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा हाइब्रिडेशन में करेगा, बात कर चुके हैं। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे भी 8 आ गया। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। इसकी अगर बात करें तो ज़रा यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 हैं, 12 हैं, तो 12 डिविजिबल हो गया 4 से, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। आप ये करके आओगे और वहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान में रखा। होगा क्या, अगर एटम 7 या 7 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 7 से ज़्यादा है, तो ये एंटी एरोमेटिक ना होके क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये एंटी एरोमेटिक होके ना होके क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। और सिमिलरली ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। इसका रीज़न होता है पर्टिकुलरली कि जब ये एंटी एरोमेटिक होते हैं तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अपनी सिचुएशन क्या करते हैं, चेंज कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर ये रहेगा नहीं, टूट के कुछ और हो जाएगा। जैसे हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से एंटी एरोमेटिक चेंज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। हाँ, sp3 आ जाएगा बीच में, सॉरी sp आ जाएगा, sp3 sp आ जाएगा, sp
भैया ये सब sp2 है, मतलब लीनियर प्लेनर है एक्स और वाई एक्सिस पे। अगर लीनियर आ गया तो टूटेगा वो, ये ऐसे थे और ये ऐसे आएगा तो टूटने की कोशिश करेगा, टूटने की कोशिश करेगा तो नीचे से फ्लैट हो जाएगा, फिर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, स्ट्रक्चर ही वो नहीं रहेगा आपका। बात आई समझ में बेटा? तो यहां पे याद रखना कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर इससे ज्यादा हैं तो दे कन्वर्ट टू नॉन एरोमेटिक, दे लॉस, जनरली यहां पे एक बात और लिख लेना, दे लॉस, इसके अंदर ही, दे लॉस इट्स प्लैनरिटी ड्यू टू, किस वजह से? हाई एंगल स्ट्रेन। वो प्लैनेटरी लॉस कर देंगे, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन लॉस हो जाएगी उनकी और स्ट्रक्चर कुछ और बन जाएगा। तो आई थिंक अब मैं आपको किसी भी तरह के कंपाउंड दूं तो आप मुझे बता पाओगे एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होंगे, कैसे होंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट बेटा? कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, रब करूं कुछ, ये वाले दोनों आप बताना इसमें क्या एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। आइडेंटिफाई करना एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पे। थर्ड केस हो गया दिस वन। चलो इन चारों में बताओ। आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, विच वन इज एरोमेटिक एंड विच वन इज नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी किस में है पहला देखते हैं। देखो हेटेरोएटम्स आ गए, हेटेरोएटम में क्या बताया था, बॉन्ड उस तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं तो मेरे पास, तो नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो 4 आ गए, तो 4/4 एंटी एरोमेटिक। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, 7 से ज़्यादा है कि कम, रिंग के अंदर, ये 7 जो है रिंग में है, ठीक है, इन रिंग है, ये याद रखना, इन रिंग, ये रिंग के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पे तो टोटल 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करेगा अपने आप को। यहाँ देखते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें इस तरफ से बढ़ना है कि मोर स्टेबिलिटी है, और मोर स्टेबिलिटी तो आपको पता है एरोमेटिक में आएगा, तो बस ये देखना बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा पीछे शिफ्ट होगा, अगर पीछे गया तो नेगेटिव आ गया, तो 4 हो गए, 4/4, हक्का रूल फॉलो नहीं करेगा, 4n करेगा, तो आगे जाएगा ये, तो आगे जाएगा तो नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे, तो 2/4 आ गया, तो एरोमेटिक आ गया। इस केसेस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, यहाँ आती है समस्या, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिर उल्टे से। जब दिक्कत है तो बना के देख लो, इसका तो बहुत साफ ही दिख रहा है। देखो यहाँ 2 रिंग होंगे, 2 को डिवाइड करके देखो जरा एक बार। अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ तो पॉजिटिव इस पे आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इस पे ये हो गया एरोमेटिक, नेगेटिव आ गया इस पे, तो ये कैसा हो गया, हाँ नॉन एरोमेटिक। बेटा sp3 नहीं दिखा, समझ में आया? अगर तुम इसको पीछे लाते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बनेगा। बात सही, ये तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि sp3 एटम दिख रहा है इसको, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो हुआ नहीं, तो ये तो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। लेकिन इस पे फर्क पड़ा, अगर आप आगे लेके जाते हो तो एरोमेटिक होता है, पीछे लेके आते हो तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो हमें कहाँ लाना चाहिए इसको, आगे की तरफ। समझ में आ गई बात? नीचे वाले को करके देखो, इस वाले केस को, अगर हम इसको आगे लेके जाएं पीछे लेके आए, कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बना के देख लो बेटा।
अगर कोई समस्या हो तो बना के देख लो। एक बार इसको आगे ले गए, ये तो इधर ही रहेगा, इसका तो कोई चेंज नहीं होना, आगे ले गए तो पॉजिटिव इस पे आ गया, नेगेटिव इस पे आ गया, ये ऐसे रहा। अगर पीछे ले आए तो नेगेटिव इस पे आ गया, पॉजिटिव इस पे आ गया, ये ऐसा रहेगा। अब जरा देख लो, ये बना एरोमेटिक, ये कैसा बना बेटा, नेगेटिव 6 आ गया, एरोमेटिक आ गया। इधर देखें एंटी एरोमेटिक, और ये कैसा बना, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ बेटा, तो बॉन्ड का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए, आगे की तरफ। आया समझ में, कर लोगे। अब ये चीजें जब तुम्हें आ जाएंगे ना तब तुम रिएक्शन कर पाओगे, वरना रिएक्शन भी नहीं होंगे, दिक्कत आएगी तुम्हें। नाउ एक और टर्म आती है, ये तो एजुलिन्स थे। अच्छा ये एजुलिन है या नहीं, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया ना, चार्ज डीलोकलाइज हो गया ना, एजुलिन्स है। रिंग पे बात हो रही है ना, जो कंजुगेशन में रिंग पे एटम है उन पे कंजुगेशन होगा, तो कहीं पे भी अगर चार्ज आ गया तो होगा। क्या बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग एजुलिन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, एनुलिन्स। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता हो, उसे बोलते हैं एनुलिन्स। तो एजुलिन और एनुलिन में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनुलिन्स की। व्हाट आर एनुलिन्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनुलिन्स। पहले तो डिफाइन कर लो एनुलिन होता क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। एनुलिन्स का मतलब है कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओनली इन अ रिंग। व्हेन इन अ रिंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओनली, मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब ये बात याद रखना, ओनली इन डबल बॉन्ड नॉट इन ट्रिपल बॉन्ड। भाई ट्रिपल बॉन्ड में भी तो पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। प्लैनरिटी होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन आ गया मतलब प्लैनरिटी होगा आपका, वो जरूरी है। अब ये जो एनुलिन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज न्यूट्रल एनुलिन और अनदर इज चार्ज एनुलिन। चार्ज एनुलिन, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि सबसे छोटा, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला CnHn होता है, और इसकी अगर बात करें तो CnHn प्लस माइनस कुछ भी मान लो, इस पर चार्ज हो सकता है x, प्लस माइनस x बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस x बोल, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो सबसे छोटा न्यूट्रल एनुलिन कौन सा होगा भी, सबसे छोटा न्यूट्रल एनुलिन कौन सा होगा, अगर न्यूट्रल की बात करें। भाई पहली बात तो रिंग होना चाहिए, रिंग कितने एटम से बनेगा, मिनिमम रिंग 3 एटम से। अगर 3 एटम से बनाएं तो यहाँ पर तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डालना ही पड़ेगा मेरे को, तो पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल है, 3 से तो बन नहीं सकता। 4 से बात करें बन पाएगा। अब ये नहीं है बेटा कंडीशन एनुलिन की कि एरोमेटिक हो, यहां पे सिर्फ बोला कॉन्जुगेशन हो बस, पाई बॉन्ड में या कॉन्जुगेशन हो डबल बॉन्ड में, उसे बोलेंगे एनुलिन। अच्छा इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है कि कितने एटम्स हैं यहाँ पे 4, तो इसको बोल देंगे 4 ब्रैकेट एनुलिन। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इसको बोलेंगे 6 एनुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, कॉमन नेम इसका बेंजीन है। 8 एनुलिन, 10 एनुलिन, 14 एनुलिन्स, ठीक है। 10 पे थोड़ा सा लफड़ा होता है, वो आपको बताएंगे क्या लफड़ा है वहाँ पर, तो इनको ऐसे बोलेंगे। बात आई समझ में या नहीं। 8 एनुलिन, ये हो गया 8 एनुलिन, इसको बोल देंगे 8 एनुलिन। बताते जाओ एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है क्या है ये फटाफट। हाँ जी सेकंड 6 हैं,
नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट एटम के क्या हो गए, 7 से ज़्यादा हो गया। अब ये बात है ना, ध्यान में रख लेना। तो किस में चला गया, नॉन एरोमेटिक में चला गया। तो नॉन एरोमेटिक इज आंसर। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन इसमें इतना ज़्यादा होता है। अब जरा देखोगे इसमें 8 वाला जो स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रफली आइडिया, कि जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो ये रूम टेम्परेचर पे हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। इस तरह का सिंबल, मतलब यहाँ पे क्या था, प्लैनरिटी, sp2 हाइब्रिडेशन था। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे तो ये तो 3 डायमेंशन हो गया, x y z में आ गया। एक बाथ टब या चेयर मान लो, उल्टी चेयर, या टेबल मान लो, उल्टी टेबल। तो अगर उल्टी टेबल रखी हुई है तो उसको 2 डायमेंशन में डिस्क्राइब करना तो मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि 3 डायमेंशन हो गया वो स्ट्रक्चर। तो ये एंगल स्ट्रेन की वजह से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखना कि 6 एनिलीन के बाद में देखो ये पैरेलल में चलेंगे, क्योंकि ऑड नंबर वाले तो देने वाले नहीं है आपको, एनिलीन बन ही नहीं पाएगा उनमें। तो इवन नंबर्स में बात करते हैं, 6, 10, फिर आपका 14, 12, ये सब क्या करेंगे, किस में चेंज हो जाते हैं, 3D, एंगल स्ट्रेन की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन दिस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, वो है 10 एनिलीन को, जो कि अक्सर नीट और IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है 10 एनिलीन पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 एनिलीन पे, 10 एनिलीन पे बात करो। एनुलिन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। आता है जी, स्ट्रक्चर बनाना मत अभी, एक बार रुको। ठीक है, टेन हो रहे हैं, टेंस देखो जरा, 10 एटम हो रहे हैं। हो रहा है ना? अब ये देखने पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या लग रहा है? एक फर्स्ट पिक्चर, इसको भूल जाओ एक बार। 1 2 3 4 5 है, 5 मतलब 10, 10/4, 10/4 मतलब डिविजिबल नहीं हुआ ना, तो एरोमेटिक लग रहा है देखने पे। इट सीम टू बी एरोमेटिक एंड प्लैनर। यही हो रहा है ना बेटा, सीम टू बी एरोमेटिक एंड प्लैनर, दोनों कंडीशन होते हैं, बट इट इज नॉन एरोमेटिक, बट इट्स नॉन एरोमेटिक। अब आप कहोगे सर एरोमेटिक तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये नॉन एरोमेटिक में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि लेस स्टेबल है। एंगल स्ट्रेन का लफड़ा नहीं है बेटा यहाँ पर, यहाँ एंगल स्ट्रेन का लफड़ा नहीं है। एंगल स्ट्रेन अगर होता तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता। हाँ जी, बनाना। अब एंगल स्ट्रेन का अगर लफड़ा होता तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता, लेकिन ये तो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है, इसलिए 10 एल्यूमिन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ बॉन्ड होता है ना बीच में, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आ गए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल पास में आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, और ड्यू टू दिस रिपल्शन ये क्या बनने की कोशिश कर जाएगा, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ एंगल स्ट्रेन की वजह से नहीं है, यहाँ किस वजह से है, इट इज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एंड बिकम नॉन प्लैनर। ये प्लैनेटी आपकी लॉस कर देगा। सो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। अब क्या इन कंपाउंड्स को हम स्टेबिलिटी की तरफ अगर लाना चाहें तो क्या क्या किया जाए, सोचो जरा। इफ दिस कंपाउंड, ये नॉन एरोमेटिक आप बोल रहे हो इसको, पहली बात तो ये,
अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटा ये 10 एलुमिन किस तरह का कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक नहीं है भैया, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। स्पेशल केसेस को अलग से याद रखो। दूसरी बात, अगर आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हो तो क्या करें? ये हटाया जाए, ये हटाएंगे तभी स्टेबिलिटी आएगी। और इसको कैसे हटाया जाए? सो दिस कंपाउंड कैन बी स्टेबल बाय रिमूविंग, किससे? हाइड्रोजन, और बाय मिनिमाइज द रिपल्शन बाय, किसके द्वारा कर सकते हैं? या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कर दो बीच में, या फिर इसके द्वारा कर दो, ऑक्सीजन लगा दो बीच में, हट गया रिपल्शन उसका, या फिर NH लगा दो, हट गया रिपल्शन उसका, या फिर S लगा दो, हट गया रिपल्शन उसका। कुछ भी कर सकते हो। मतलब इस कंपाउंड को अगर मैं चाहूं तो इसमें कन्वर्ट कर लो, आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, सिंगल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन हटा गए तो बन जाएगा एरोमेटिक, बन गया, स्टेबिलिटी आ गई। या फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो तो एरोमेटिक हो गया। मतलब दिक्कत तो रिपल्शन की वजह से थी ना, तो रिपल्शन फैक्टर वहां से हटा दो तो ये अपने काम कर पाएंगे। कहानी क्लियर हुई? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, विच वन इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं और बात करते हैं। Which compound is unstable? So answer is anti-aromatic. Aromatic and non-aromatic are stable at room temperature. बट यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है तो हमें कहानी दूसरी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पीछे वाई, कि वाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तो इस बात को समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ये कैसा कंपाउंड है? मैंने कोई एंटी एरोमेटिक, आइसोलेटेड एंटी एरोमेटिक लिया। आइसोलेटेड मतलब अलग से लिया, मतलब जो कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं उसको लिया। तो होगा क्या, ये एंटी एरोमेटिक है। अब एंटी एरोमेटिक है तो उसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बना रहा है। याद रखना, एंटी एरोमेटिक एट रूम टेम्परेचर होमोलाइटिकली फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? होमोलाइटिकली। तो ये बात याद रखना, होमोलाइटिक फ्यूजन करते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो होमोलाइटिक होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? होमोलाइटिक का मतलब है कि ये आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया, अपने अपने एटम्स के पास चला गया। मतलब किसी के दिया नहीं, जो जिसका था वैसे ही आ गया। ठीक है। अब आइसोलेटेड है तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि एक ही होगा, वहां 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जनरली क्या करते हैं, वो डाइमराइज हो जाते हैं इस तरह से। अब सिचुएशन समझना आप, आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया, तो क्या सिचुएशन बनेगी? यहां सिचुएशन बनेगी ये, फ्री रेडिकल इसके पास आ गया, फ्री रेडिकल इसके पास आ गया, और इस केस में भी फ्री रेडिकल इसके पास आ गया, फ्री रेडिकल इसके पास आ गया। अब 2 फ्री रेडिकल मिलकर आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो गया जी। और क्या बन गया ये जो एंटी एरोमेटिक था अब क्या बन गया? देखो बेटा, sp3 आ गया, जो लेस स्टेबल था मोर स्टेबिलिटी की तरफ आ गया।
बात आई पल्ले? एट रूम टेम्परेचर बात हो रही है, ये बात याद रखना। एट रूम टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, होमोलाइटिकली फ्यूजन कर लेते हैं और नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये लेस स्टेबल था और ये अब मोर स्टेबल हो गया। तो ये इसके मैकेनिज्म आ जाती है। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन दूं, बता पाओगे कि क्या होगा इसके मैकेनिज्म? इस क्वेश्चन पे ट्राई करो जरा। क्या स्टेबल है? अच्छा, कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या ये मोनोसाइक्लिक है? अब एक बात ध्यान रखना, समझो, अगर इसको बात कर रहे हो तो क्या हो गया ये? एरोमेटिक। अगर इसकी बात कर रहे हो तो क्या हो गया ये? तो एरोमेटिक तो स्टेबल है जी, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो किस में जाने की कोशिश करेगा ये? नॉन एरोमेटिक में। और क्या बनेगा स्ट्रक्चर फाइनल? देखो जरा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, द प्रोसेस इज नोन एज डाइमराइजेशन। इसको डाइमराइजेशन कहते हैं। मतलब जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। सर इसके पैरामीटर लिखिए ना। किसको? पैरामीटर देखिए तब तो एरोमेटिक है। बेटा मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इसका क्या रोल होगा। पैरामीटर देखते तो तू यहाँ देखता है डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ तो कुछ नहीं है ना, इसको हटा देता तो यहाँ तो sp3 आ गया, तो नॉन एरोमेटिक बन गया फिर तो इसके मैकेनिज्म कैसे करेगा फिर? तो जब इस तरह के कंपाउंड आते हैं तो हमें थोड़ा सा एक बार मैकेनिज्म देखने के लिए अलग अलग देखना, इसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। मोनोसाइक्लिक होता कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉलीसाइक्लिक में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है? ऑल्दो अगर तुम्हें बोला जाए ना किस तरह का कंपाउंड, तो एरोमेटिक बोलना, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिल गया ना इसमें एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ही दिखेगा, होल कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। ये बात याद रखना। हाँ जी बताओ, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहली बात, दो लीजिए, दो रिंग्स आएंगे। देखो जरा मैकेनिज्म इसकी, स्केलेटन बना लो एक बार। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इस तरह की सिचुएशन हो गई। अब किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये जो इसका एंटी एरोमेटिक पार्ट था, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका एरोमेटिक रहा, एरोमेटिक रहा। मतलब कि एंटी एरोमेटिक को आपने नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया, इट बिकम मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया आपका। हाइड्रोजिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा एक बात समझना आप लोग, ये कुछ ऐसा आइटम दिया मैंने आपको, कंपाउंड दिया, और इस पे बोल दिया वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या बनेगा? वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन डाल दिया आपको, सीधी सी बात है। या फिर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया, draw the structures।
और यहाँ बोल दिया जाए हाइड्रोजन का एडिशन करवाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ऊपर वाले केस की बात करें, देखो बेटा ये तो एरोमेटिक है ही, और सिंगल डबल यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, बट ये एक sp3 आ गया जी, मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो नॉट एन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे काम कर पाएगा? नहीं। ये जो स्टेबल है उस पर तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो ये किस पे अटैक करेगा? अनस्टेबिलिटी पे करेगा। तो ये जाके कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा आपका, ठीक है, और बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बन गया, तो रिंग ही बना लूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। समझ में आई? इसकी बात करूं, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये वाला कैसा है बेटा बीच वाला? नॉन एरोमेटिक। ये वाला कैसा है? नॉन एरोमेटिक। ये वाला कैसा है? तो अगर हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो कितने हाइड्रोजन जोड़ूं? 3 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोल्स में तुम्हें तो दिक्कत आएगी। इक्विवेलेंट का मतलब जितने हाइड्रोजन हटा देगा, ठीक है। 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का जुड़ना है इसमें, कहाँ का जुड़ेगा? नॉन एरोमेटिक पे जुड़ेगा, ना कि एरोमेटिक पे। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर बेटा? बना चुके ना स्ट्रक्चर, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये बॉन्ड हट जाएगा, H और H आ जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, H और H आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, H और H आ गया। तो अब क्या बन गए? ये नॉन एरोमेटिक कहाँ था? एंटी एरोमेटिक था ना ये अगर बॉन्ड था यहाँ पर तो ये एंटी एरोमेटिक था, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक था, ठीक है ना। ये ऐसे था, तो ये एंटी एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक था, और ये एंटी एरोमेटिक, और बाहर वाले क्या है? एरोमेटिक थे। तो मोर स्टेबल इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो अटैक कहाँ होगा? लेस स्टेबल पे होगा। तो एंटी एरोमेटिक पे अटैक होगा, और कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, एक एक एच जुड़ेंगे, और ये विल कन्वर्ट टू नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। दोबारा बना के लिखना, हाँ जी, वरना समझ में नहीं आएगा क्या किया। टेल मी इन दिस थ्री, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? क्या बोलें इसको? अगर मोनोसाइक्लिक होता, देखो मोनोसाइक्लिक में अगर रिंग पे कहीं आता तो बेटा ये रिंग में काउंट कर रहा है क्या? तू नहीं कर रहा है ना। तो वो बात किस में होती है? रास्ते में अगर टकरा जाए sp3 तो, लेकिन क्या रास्ते में आया? पेरिफेरी कौन सी हुई है? बात समझ में आई? तो ये कैसा हुआ? एरोमेटिक। ये कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक, 4/4 हो गया ना। ये कैसा हुआ? ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि अब इसके पेरिफेरी ये हो गई जी, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। समझ में आई बात? तो ऐसे मत देख लेना कि इधर sp3 दिख गया तो बेटा आप इधर जा ही नहीं रहे हो, आप तो इधर जा रहे हो, कहीं वो गड़बड़ मत कर बैठना। नाउ द लास्ट टॉपिक, रिएक्शंस इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। नाउ रिएक्शंस, रिएक्शन इसकी लाखों हजारों रिएक्शंस है, हर चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस मिलती हैं इनकी। मैं बेसिक आइडिया दूंगा, बाकी सारे काम वैसे ही होते जाएंगे। नाउ रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन को इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन आ गया, ये कंपाउंड दे दिया और बोल दिया कि सोडियम या फिर पोटेशियम इनके साथ रिएक्शन करो, मेटल के साथ रिएक्शन। अब ये
ये कैसा है पहले सोचो, किस तरह का कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। अब देख के पहचान पा रहे हो ना आप? और आपको पता है एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, होमोलाइटिकली फिजन करेंगे। तो ये भी होमोलाइटिकली फिजन करेंगे जी। मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो कैसी रिएक्शन होगी देखो जरा इसकी। सबसे पहले इस मेटल को मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ कि ये जो सोडियम होगा ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये भी होमोलाइटिकली फिजन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इसके पास आ जाएगा। आएगा? समझ में आया? तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी आपकी, यहां फ्री रेडिकल दिखाई देगा, यहां फ्री रेडिकल दिखाई देगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको सारा कुछ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको मिलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जी, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? समझ में आया? एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब जब इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते तो ये होगा। और जो चीज बच गई, बचा क्या? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। बात क्लियर हुई? तो ये इसकी रिएक्शन होगी। अब आप लोग बताना रिएक्शन इसकी क्या होगी। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, सोडियम के साथ करवा दो या फिर AgNO3 के साथ करवा दो। मैं कह रहा हूँ ना, हज़ारों रिएक्शंस हो सकती हैं हर जगह पे। यहाँ पे कंपाउंड मिल गए, वहाँ बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिल गई। AgNO3 के साथ करो, AgNO3 के साथ ले लेते हैं क्योंकि AgNO3 जो होती है वो हालाइड के साथ मिलके AgBr बनाता है। इसकी पेल येलो कलर की PPT आती है, दिस इज AgNO3 टेस्ट, जबकि फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो उसकी रिएक्शंस करवा लो। करो अभी तो 1 घंटा पड़ा है, 2 घंटे के लिए बोला था। फास्ट इस पे बात करो। अब ये कैसा कंपाउंड है? सेम नॉन एरोमेटिक है, किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? एरोमेटिक में होने की कोशिश करेगा। अब एरोमेटिक कैसे करें कि बेटा ये पीछे जाए, इलेक्ट्रॉन दे। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा बनेगा? ये नेगेटिवली चार्ज आएगा और कैसे कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक। प्लस ये जो AgNO3 ये किस में टूटा होगा? Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो क्या होगा? AgBr के साथ चला गया, AgBr के साथ चला गया। एक सेकंड, सॉरी, ये यहाँ पे जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एंटी एरोमेटिक में हो रहा है। प्लस यहाँ पे जाएगा NO3 नेगेटिव प्लस AgBr की पेल येलो कलर की PPT आएगी, पेल येलो PPT प्रेसिपिटेट करेगा आपका, ये होगा। कौन सा? ये बाहर की तरफ जाएगा तो कैसा बन गया? एंटी एरोमेटिक ही तो लिखा बेटा मैंने। अभी एक बात समझो, अभी आपको बताता हूँ बेटा, बात वो नहीं है। मैं क्या, तुमने कैसे मान लिया कि रिएक्शन फिजिबल है?
क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, AgNO3 टेस्ट देगा या नहीं देगा? कैसे बात कर ली बेटा तुमने? करवाने की बात नहीं है, वहां सीधा आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द AgNO3 टेस्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल। चेक करके देखो, पता लग गया। यहां पर क्या होगा सोचो जरा, ये कैसा कंपाउंड है, ये Br उधर जाएगा, Br नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो इधर पे पॉजिटिव आ गया तो एरोमेटिक। तो यहां पे क्या बनेगा जल्दी बोलो, इस पे आ गया NO3 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस AgBr। इधर की बात करेंगे तो ये जो Cl आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा जस्ट पॉजिटिव प्लस SbCl6 बाहर निकल जाता है, तो ये आपका एरोमेटिक आ गया। ठीक है, एरोमेटिक था, एरोमेटिक था। अब अगर इसमें बेटा मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि विच वन इज फिजिबल, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनिटी, क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल थी और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे? चलो क्वेश्चन के फॉर्म में देख लो ना इसको, या इसी ले लो, इसी में ले लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लो। विच विल फॉर्म येलो पीपीटी, या इसको ऐसे बोल सकते हो फिजिबल, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, ए इज Br with AgNO3, second is Br AgNO3, C is ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या, Br AgNO3। इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, फिर इस पे आ जाओ। विच विल गिव येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी किसकी मिलती है? AgBr की मिलती है, ये पता है हमें। AgNO3 टेस्ट हो गया एक तरीके से, या ये बोलते हैं विच वन इज फिजिबल। ठीक है, चेक करते हैं बेटा एक बार। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहले ही कंपाउंड देख लेते हैं किस तरह के हैं। ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा तो कैसा हुआ? एरोमेटिक। ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा कैसा हुआ? नॉन एरोमेटिक, sp3। ठीक है, करवाइए जरा रिएक्शन क्या होगा बेटा। यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव प्लस AgBr। यहां पे करवाइए जरा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव NO3 नेगेटिव प्लस AgBr। यहां पे करवाओ पॉजिटिव NO3 नेगेटिव और AgBr। जरा बता ना कौन सी हुई फिजिबल या कौन सा फिजिबल नहीं हुआ। यहाँ एरोमेटिक था, ये कैसे किस में कन्वर्ट हुआ? ये कैसा रहा? एरोमेटिक रहा। ये कैसा रहा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ये कैसा रहा? ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? बताओ, क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताओ। ओनली दिस वन इज फिजिबल, सिर्फ वही रिएक्शन दे पाएगा, इन दे पाएगा। इसी तरह से इनमें बात करो, क्या ये रिएक्शन नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इट विल नॉट गिव AgNO3 टेस्ट। समझ में आया? तो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो, तभी जाके पता चलेगा। बेटा एक सेकेंड, ये तुमने कैसे कह दिया एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है? हम इस कंपाउंड में बात कर रहे हैं, ये थोड़ी इसको तोड़ के बात कर रहे हैं। हम इस कंपाउंड में बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड में बात करेंगे तो जरा देखिए, ये sp3 मिला नॉन एरोमेटिक, ये sp3 मिला नॉन एरोमेटिक, ये sp3 मिला। अब कंपाउंड की बात कर रहे हो, पूरे को तोड़ के नहीं। वो तुमसे ये पूछेगा ये कंपाउंड कैसा है, तो आप क्या बोलते हो उस केस में? नॉन एरोमेटिक बोलते। ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में गया, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में गया, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में गया।
तो फिजिबल इज नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या स्टेबल, वहां पर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में तो जा ही नहीं सकता। ये फिर भी चलो हो सकता है क्योंकि सेम सिचुएशन रही। बात क्लियर हुई? तोड़ के मत बोलो क्योंकि तोड़ के तो मैकेनिज्म में आ गए तुम उसको। सो रिएक्शंस हो जाएंगी बेटा अब। तो क्या ध्यान रखना है कि हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है, और जो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव हो गया इसका मतलब वहां पे क्या हो गया सिचुएशन में कि वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है, नया एक छोटा सा पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक किसे कहते हैं जरा बात समझना। ये एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। जरा सोच के बताओ, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं? पहले ये बताओ, या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, किस तरह के कंपाउंड हैं ये? ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक कैसे बेटा? कहाँ आ गया? कहाँ है बता मुझे? sp2 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 कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज sp2। प्रॉब्लम तो नेगेटिव चार्ज में थी कि नेगेटिव रेजोनेंस में कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंप्लीट प्लेनर है तो। लेकिन ये जो कंपाउंड है अगर मैं इसको यहां से हटा दूं CH2 को, फिर भी एरोमेटिक रहा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस थी। लेकिन क्या इसको तुम कह सकते हो ये कोई कंपाउंड? ये तो कहीं बीच में आया होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक। इन्हें पार्ट ऑफ एरोमेटिक कहा जाता है। पार्ट ऑफ एरोमेटिक क्यों कहा जाता है बात समझना। अगर मैं इसका CH2 ग्रुप हटाता हूं और ये मान लो कि CH2 ग्रुप ना भी प्रेजेंट हो ऑन बेंजीनिंग, देन स्टिल इट इज अ एरोमेटिक। इफ CH2 पॉजिटिव इज रिमूव्ड, या तो हटा दिया जाए और नॉट प्रेजेंट, देन स्टिल इट्स अ एरोमेटिक। वो एरोमेटिक ही रहेगा। बट इस केस में अगर आप किसी चीज को हटा दो तो क्या वो एरोमेटिक रहेगा? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, कहीं बीच में आया होगा, कहीं किसी कंडीशन के अंदर। ना क्वेश्चन ये आता है अब, अच्छा ये बने कैसे होंगे? दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय सम अदर कंपाउंड, ये किसी और कंपाउंड से बने होंगे। तो ये बात भी याद रखना कि दीज आर फॉर्म्ड बाय सम अदर कंपाउंड, ये किसी और कंपाउंड से बने होंगे। जैसे वहां पे मान लो Cl था, वहां मान लो हाइड्रोजन था, तो वो रिमूव हुआ तब जाके बना। तो आपसे पूछ लिया जाता है विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी किसकी है? एरोमेटिक की है कि पार्ट ऑफ एरोमेटिक की है? तो याद रखना, एरोमेटिक इज लेस स्टेबल देन द पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन द पार्ट ऑफ एरोमेटिक। सीधी सी बात है बेटा, चार्ज प्रेजेंट है और ये चार्ज है जो डीलोकलाइज कर रहा है। यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। वैसे ही एक और होता है पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, वैसे ही बोलते हैं पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये ले लो, ये एंटी एरोमेटिक है और ये बात श्योर है कि ये किसी न किसी कंपाउंड से बना होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। अब अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो ये एंटी एरोमेटिक था, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? नाउ अब आपसे बोला जाए कि विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी किसे बोला जाएगा? तो एंटी एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन द पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। देखो ऐसे याद रखो, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है
तो उसका पार्ट भी ज़्यादा स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है तो उसका पार्ट भी लेस स्टेबल होगा। याद रह गया? नाउ लास्ट, फेरीज रीअरेंजमेंट या फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्रेंच फ्राइज, लास्ट टॉपिक। नाउ फ्राइज रूल, फ्राइज रूल के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज फ्राइज रूल, ये लिख लिया था ना लास्ट टॉपिक, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या कहता है आपको? फ्राइज रूल से पहले आप बेंजोनॉइड को समझो। बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं? बेंजोनॉइड नाम से पता चलता है इसमें बेंजीन रिंग आती हो, मतलब ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। बेंजोनॉइड, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो बेंजोनाइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने बेंजोनाइड फॉर्म्स हैं, तो आप बताना मुझे। वो भी तो बेटा बेंजीन ही है, ये ऐसे है, सॉरी दिस वन, डबल सिंगल, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कितने बेंजोनाइड्स हैं, लेट्स सी, बताना है। एक ये ले लेता हूं, और B ऐसे ले लेते हैं, डबल सिंगल। सिचुएशन चेंज करो इसकी, कैसे बनेगी? कैसे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कितने बेंजोनॉइड फॉर्म है? हाउ मेनी बेंजोनॉइड फॉर्म जिसमें बेंजीन दिखता हो? हाँ, देखो जरा इधर, क्या ये रिंग बेंजीन है? देखो, दिख रहा है क्या ऊपर से? अब देखो, मतलब वन फॉर्म। इधर देखो, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? सेकंड वाला केस नहीं दिख रहा आपको? तो कितने बेंजीन फॉर्म? विच वन इज मोर स्टेबल? जिसमें ज़्यादा बेंजीन होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। आया समझ में? एक और केस लेते हैं ऐसा ही। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। एक तो ये फॉर्म हो गई इसकी, और बी फॉर्म। तो फेरीज रीअरेंजमेंट जो है वो बहुत छोटा सा बात है, एक स्टेटमेंट है बस, और वो ये समझने के लिए आपको। हाँ, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ देखते हैं तो कितनी फॉर्म्स आई? वन फॉर्म। यहाँ देखेंगे तो टू फॉर्म्स हो गई। तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। आया समझ में या नहीं आया? चलो इसमें बताना आप। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, ये नैफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है।
नैफ्थलीन्स, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। हाँ जी, विच वन इज मोर स्टेबल? कितनी फॉर्म से, चलो ये बताओ। सर इसमें 3 है और इसमें कितनी है? 2 2 फॉर्म, इसमें 3, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। इसमें कितनी थी? 1 फॉर्म, इसमें कितनी है? 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो फेरिस रीअरेंजमेंट या फेरिस रूल ये कहता है कि मोर बेंजोनाइड फॉर्म मोर इट्स स्टेबल। बस इतनी सी बात थी। क्या था? मोर द बेंजोनाइड फॉर्म मोर स्टेबल the compound is. That's all for aromaticity.